गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज आपकी पहली क्लास होगी नंबर सिस्टम की संख्या पद्धति की, और आपको इसमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को सीखना है, देखना है। बिकॉज ये नंबर सिस्टम जो होता है वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। वैसे प्यारे बच्चों, ये नंबर सिस्टम कोई टॉपिक नहीं है, राइट। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति, यानी जितनी अर्थमेटिक की टॉपिक हैं मैं डिस्कस करूँगा आगे चल के। नंबर सिस्टम का सभी टॉपिकों में कुछ ना कुछ यूज जरूर है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप उसमें सीखते जाएंगे, करते जाएंगे, और आप लोग नोट बनाते जाइएगा, है ना। चलिए, तो इसमें कुछ तो सैम्बलिक ग्रुप का यूज होता है, जैसे आता है कहीं यूज किया हुआ कैपिटल एन, राइट। तो कैपिटल एन को हम लोग कंसीडर क्या करते हैं, हम लोग मानते क्या हैं, समझते क्या हैं, ठीक है। तो अगर कहीं कैपिटल एन मैथमेटिक्स में लिखा गया है तो इसका मतलब हो जाता है सेट ऑफ रियल नंबर। हिंदी हो जाती है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। चलिए, तो हमें सबसे पहले देखना है कि प्राकृतिक क्या होती है, संख्या क्या होती है और समुच्चय क्या होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समुच्चय। ठीक है, समुच्चय का मतलब हो जाता है समूह से, या फिर इसको वर्ग बोल सकते हैं, या फिर इसको हम जाति बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि आप लोगों का एसएससी का बैच है, तो यानी इसमें जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं वो बेसिकली किसके हैं? एसएससी के स्टूडेंट हैं। अब मैं इनको बोल सकता हूं कि यह जो समूह है एसएससी के बच्चों का समूह है। आप मोबाइल अपना साइलेंट कर लें पहले, ठीक है। अब प्राकृतिक का मतलब क्या होता है इसको समझें जरा। यानी आर दैट नंबर व्हिच दे यूजिंग काउंटिंग द आर्टिकल्स, यानी वे सभी संख्याएं जो किसी वस्तुओं की काउंटिंग में प्रयोग की जाती हैं, उसी को बेसिकली बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। जैसे मैंने कहा दिया कि तीसरा बच्चा इस क्लास में खड़ा हो जाए, तो बेसिकली कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि -3 बच्चा कोई खड़ा हो जाए तो पक्का नहीं खड़ा हो पाएगा। क्यों? -3 से किसी की काउंटिंग नहीं हो पा रही है, गिनती नहीं हो पा रही है। तो उन्हीं संख्याओं के समूह को जो डिनोट करता है उसी को हम बोल देते हैं कैपिटल एन। जैसे एक तरीके से हो गया आपका समूह। बेटा समुच्चय को इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको एक ब्रैकेट में लिख कर इस तरीके से दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इन्हीं के समूह को कैपिटल एन डिनोट करता है। अर्थात कैपिटल एन कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, कैपिटल एन प्राकृतिक संख्याओं के समूह को दर्शाने वाला एक सिंबल या प्रतीक है, राइट। तो यानी अगर आपने लिखा है कैपिटल एन तो उसका आगे लिखिए जरा प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। फिर आप लिखेंगे इस तरीके से, ठीक। चलिए, अब जरा स्टार मार्क लिखिए। वे सभी संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जा सकती है प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, राइट। चलिए, एक पॉइंट और स्टार मार्क आप लिखेंगे। प्राकृतिक संख्याओं को गिनती की संख्या भी कहते हैं, ठीक है। एक स्टार और मार्क लिखेंगे। प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक संख्या भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब बात समझ में आ गई, तो इसको भी स्टार मार्क लिखेंगे। प्राकृतिक संख्याएं कभी भी ना तो ऋणात्मक, ना ही भिन्नात्मक और ना ही दशमलव रूप में पाई जाते हैं। इसका मतलब अगर कोई प्राकृतिक संख्या है तो बेसिकली ना तो निगेटिव में होगी वो, ना तो फ्रैक्शन में होगी, और ना ही डेसिमल में होगी। जैसे हमें क्वेश्चन के माध्यम से करने की समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन मेरे पास आ गया, निम्न में
x का मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब जैसे मैंने कोई छोटा सा इक्वेशन दे दिया, ठीक है, और यहां पर कुछ ऐसे कंडीशन लिख दिए गए जिसको पढ़ा जाता है x बिलोंग्स कैपिटल N। अब आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया गया। पहला ऑप्शन हो गया 5/2, दूसरा ऑप्शन हो गया 5, तीसरा ऑप्शन हो गया 2, चौथा ऑप्शन हो गया D/E, राइट। अब इसको देखा जाए यार तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो जाता है भी छोटा सा क्वेश्चन, बेसिकली छोटा सा है। जैसे इस इक्वेशन को कोई भी स्टूडेंट, बिगिनिंग स्टूडेंट भी हल कर सकता है। अगर 2x को इधर लिया जाए तो 3 के साथ ये ऐड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 5/2। पक्का x की वैल्यू 5/2 आपके ऑप्शन में पहले ही आ गई है, फर्स्ट ऑप्शन। तो 99% बच्चे पक्का है इसको करेक्ट करके आएंगे और पक्का 5/2 पर ही क्लिक करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों 5/2 तब सही होता जब एक कंडीशन ना दी गई होती। इसने कहा कि x का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो एक प्राकृतिक संख्या हो। अच्छा, अभी आपने एक्सेप्ट किया कि 5/2 फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में है, तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर वो कंडीशन ना दी गई होती तो 2x - 3 = 2 में x की वैल्यू 5/2 पक्का इसको सेटिस्फाई करती। इसका मतलब x का मान इसको सत्यापित करता, सही करता, राइट। तो यानी x की वैल्यू भिन्न में आने की वजह से 5/2 ऑप्शन में होने के बावजूद भी गलत हो गया, क्योंकि इसने शर्त दिया था कि x का हमें वह मान ज्ञात करना है जो कि एक प्राकृतिक संख्या की तरह हो। तो आप बताओ प्यारे बच्चों, क्या x की वैल्यू 5/2 एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। इसलिए आपका हो जाएगा आंसर D/E, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ बाबू? इसका मतलब ये हो गया कि x का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो इस इक्वेशंस को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सही कर सके। ठीक है, चलिए राइट कर लीजिए। मतलब छोटा सा यूज मैंने दिखाया अभी, बाकी आगे आपका पूरा नेचुरल नंबर्स का ही खेल होता है। प्राकृतिक संख्या के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कहा दिया जाता है कि 3 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ऐसा है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का कुछ ऐसा है, तो उस पर आगे चर्चा होती रहेगी। बशर्ते खासकर एसएसटी में ज़्यादा यूज होता है सिंबलिक का, तो उसको हम फोकस कर रहे हैं। चलिए, हो गया। चलिए, अब ऐसे ही सेकंड का यूज होता है कैपिटल I या फिर कैपिटल Z। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? ये हो जाता है सेट ऑफ इंटीजर, यानी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। जैसे 1 लिख दिया, -2 लिख दिया, 3 लिख दिया, -4 लिख दिया, 8 लिख दिया, 10 लिख दिया, डॉट डॉट। तो कैपिटल I या कैपिटल Z किसकी बात करता है? ये बात करता है पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय की। तो कैपिटल I या Z के आगे लिखेंगे पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अच्छा बेटा, अगर बात की जाए पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब हो जाता है पूरा अंक जो अपने आप में कंप्लीट हो, अपने आप में पूरा हो। जैसे अगर बात करूं 3.8, तो 3.8 अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अच्छा, यही अगर 4 हो गया होता तो ये अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, -4 भी अपने आप में कंप्लीट है। बस माइनस ये बता रहा है कि मैं निगेटिव में हूं, लेकिन हूं तो पूरी। तो यानी कैपिटल I या Z इन्हीं पूर्णांक संख्याओं के समूह को या समुच्चय को डिनोट करता है, दर्शाता है। अगर I का यूज होगा या Z का यूज होगा तो मुझे समझ में आना चाहिए
कि ये किसी पूर्णांक के समूह की बात कर रहा होगा। अच्छा, अभी लिखना मतलब एक एक पॉइंट लिखाएंगे। अगर इनको देखा जाए प्यारे बच्चों, तो इसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी दिख रही हैं, कुछ निगेटिव दिख रही हैं। तो इसका मतलब आई का जो रूप है, बेसिकली दो रूप हो सकते हैं। पहला आपका पॉजिटिव, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। सेकेंड हो सकता है, यानी अगर मैंने आई पॉजिटिव लिख दिया प्यारे बच्चों, तो इसका अर्थ हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अगर आई पे माइनस लगा दिया तो ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, चलिए अब कॉपी कर लीजिए। जेड के आगे लिखिएगा जरा, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, इसको लिख लेंगे। अभी इसको कॉपी मत करना, हो गया। इसको लिखने के बाद स्टार मार्क लिखिए। वे सभी धनात्मक अथवा ऋणात्मक संख्याएं, वे सभी धनात्मक अथवा ऋणात्मक संख्याएं जो अपने आप में पूरी हों, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। All that positive or negative number which is completed itself it is called an integer numbers। ठीक, अब लिखिएगा दिस। चलिए, हो गया, राइट। अच्छा यार, आपने अभी आई का यूज देखा, इसके पहले आपने कैपिटल एन का यूज देखा। तो क्या मैं दिस इक्वल दिस लिख सकता हूं? जी बताएं, लिख सकता हूं? नहीं, थोड़ी सी गलती है। अब लिख सकता हूं, क्योंकि आई केवल लिख दूंगा तो आई केवल पूर्णांक की बात कर रहा है, यानी ये नहीं कह पा रहा है कि मैं कौन सा पूर्णांक हूं। अगर आई पॉजिटिव आ गई तो स्पष्ट हो गया कि मैं धनात्मक पूर्णांक हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने लिखा था स्टार्टिंग में कि प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक संख्या भी कहा जाता है, तो उसकी वजह यही थी, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कैपिटल आर की। लिखना मत अभी। कैपिटल आर क्या शो करता है बेटा? सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। 1 लिख दिया, 2/3 लिख दिया, 5.5 लिख दिया, √3 लिख दिया, -1 लिख दिया, 2√5 + 3 होल डिवाइड बाई √2, ऐसे कुछ लिख दिया, राइट। तो यानी बात ये समझ में आनी चाहिए कि कैपिटल आर क्या करता है। जिस प्रकार आई ने, एन ने किसी समूह को दर्शाया था, वैसे ही प्यारे बच्चों कैपिटल आर जो बात करेगा वो सेट ऑफ रियल नंबर की बात करेगा, यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की। तो कैपिटल आर के आगे लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर, लिखिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, उसके बाद इसको लिखिएगा, राइट। अच्छा, एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए और दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि जब मैं बोल रहा हूं कि कैपिटल आर वास्तविक संख्याओं के समूह को डिनोट करता है, तो ये अपने आप में कुछ बात कह रहा होगा। बात एक कह रहा होगा बेटा कि जो संख्याएं हैं दो रूपों में पाई जाती होंगी, एक होती होंगी वास्तविक और दूसरी होती होंगी काल्पनिक। जी बिल्कुल सही, क्योंकि संख्याएं दो रूपों में पाई जाती हैं, वास्तविक और काल्पनिक। आपके लेवल में इसी की बात करेंगे। अच्छा, तो अब बात आती है कि ये वास्तविक संख्या है क्या, है ना। तो जरा स्टार मार्क के लिखिएगा, लिखिए वे सभी संख्याएं
वे सभी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए एक बीमारी फिर शुरू हो गई कि सर ये वास्तविक समझ में आ गया, ये संख्या रेखा क्या है। बेटा संख्या रेखा एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक मतलब कि इमेजिन की गई है। जैसे अगर हम लोग पूछें कि आपके शरीर में कितने बाल हैं, तो पक्का बाल तो हैं, हम काउंट नहीं कर पाएंगे, हम केवल महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सर पे बाल होंगे। दैट इज वाई एक संख्या रेखा जो है काल्पनिक रेखा होती है, जिस पर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कोई नंबर लिखी जा सकती है। बेटा इनफाइनाइट मैथमेटिकल लैंग्वेज है, सीधा सीधा मतलब होता है माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। अनंत का मतलब एक तरीके से अपरिभाषित भी होता है, तो इसकी चर्चा हम ट्राइगोनोमेट्री में करेंगे। यहाँ पर खाली इतना समझें कि अनंत होगा बस, तो यानी बीच में जीरो लिख दिया जाता है। मतलब कहने का यह है बेटा कि कोई संख्या माइनस अनंत से छोटी नहीं हो सकती और कोई संख्या प्लस अनंत से बड़ी नहीं हो सकती। अगर मैं पूछूं कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, उसके आगे ना तो मैं पूर्णांक लगाऊं ना मैं प्राकृतिक लगाऊं, तो इसका जवाब शायद किसी के पास हो, क्योंकि छोटा आप बोलोगे सर -1, मैं बोलूँगा कि -1 लाख और भी बोलूँगा। तो इसका मतलब कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ना तो लिखी जा सकती है ना तो बोली जा सकती है। आप बोलोगे सर सबसे बड़ी संख्या 10,000 है, तो हम 10,001 आ जाएंगे। आप बोलोगे 1 लाख है, तो मैं 1,10,000 आ जाऊंगा। आप जो भी बोलोगे उससे आगे तो बोल ही सकता हूँ। हाँ, जब आप कह देंगे सर प्लस अनंत से बड़ी, तब मैं उसके आगे नहीं जा पाऊंगा। तो इसका मतलब कि संख्या रेखा एक काल्पनिक रेखा है जिस पर माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक कोई भी संख्या लिखी जा सकती है, दिखाई जा सकती है। राइट, जैसे ग्राफ पेपर पे देखा होगा आप लोगों ने। अब होता क्या है कि जीरो के लेफ्ट में, यानी यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे यहाँ तक जाएंगे तो माइनस में एज्यूम की जाती है। जीरो के बाद इसको पॉजिटिव सपोज कर लिया जाता है। अब मैं बोलूँ कि हमें +1 कहाँ लिखना है, तो बेसिकली हम +1 यहाँ लिख सकते हैं। हमने बोला -1 कहाँ पे होगा, तो लिखा जा सकता है। मैं बोलूँ √3 कहाँ लिखा जा सकता है, तो बेटा √3 की वैल्यू 1.73 समथिंग होती है, तो यानी 1 से ज़्यादा है 2 से कम है, तो लगभग यहाँ लिखी जा सकती है। अब मैं माइनस भी बोलूँगा तो बेसिकली यहीं कहीं लिखी जाएगी। लेकिन अगर मैं बोल दूँ ऐसा कुछ नंबर जो इस पर लिखा ही नहीं जा सकता, तो जिसको हम यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे उसी को बोला जाएगा काल्पनिक संख्या। आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, तो सर किसको नहीं लिखा जा सकता। चलिए थोड़ी सी आगे की बात है, लेकिन हल्का सा चर्चा कर देते हैं। जैसे बेटा अगर मैं बोलूँ +4, 4 का वर्गमूल निकालना है, तो छोटा छोटा बच्चा जितने स्टूडेंट हैं बेसिकली वो बता देंगे कि सर +-2 होगा। क्यों? वर्गमूल का रूल क्या होता है बेटा, जो यहाँ लिखी गई है इसी को प्राप्त करना होता है, और इसके 2 रूल होते हैं, दोनों एक साथ फॉलो करें। जैसे आपको 4 लाना है, तो कोई ऐसी संख्या लो जो आपस में बराबर हो और उनके चिन्ह भी बराबर हों। जैसे +2 दोनों का इंटू कर दिया गया, तो बेसिकली +4 आ गया, जो कि यहाँ आना था। अब मैं बोल दूँ -2 इंटू -2, तो बेटा ये भी +4 आ जाएगा। तो वर्गमूल का ये रूल होता है कि कोई संख्या लो, उसका उसी में गुणा करो और चिन्ह के साथ गुणा करो, और ये अंदर की वैल्यू मिल जाए, सेम मिले। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिले, नेगेटिव है तो नेगेटिव मिले। तो इसका तो वर्गमूल निकल गया। इसीलिए वर्गमूल बेटा हमेशा प्लस माइनस में ही लिखी जाती है। ये आपको जब पढ़ाऊँगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें बात करूँगा आगे। और अभी जब प्राकृतिक की बात हो रही थी, तो जब हम लेंगे प्लस माइनस में तो हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, जब प्राकृतिक की बात कर देगा कंडीशन में या क्वेश्चन में। अच्छा, अब मैं बोलूँ कि +4 का तो वर्गमूल आपने निकाल लिया, -4 का वर्गमूल निकालें। बच्चे बड़े एक्सपर्ट बोल देंगे सर जी 2 - 2 कर दिया, या -2 × 2 कर दिया। सर ये तो -4 आ गया।
हाँ बेशक आ गया। तो भैया संख्या तो सेम थी बट चिन्ह दोनों के अपोजिट हो गए। इसका मतलब आपने वर्गमूल का दूसरा रूल जो है वो फॉलो नहीं किया। हाँ अगर इसको माइनस करते और ये फिर ऐसा आ जाता तो सही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं आया। इसलिए जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं उनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। हाँ कुछ तो जरूर होता होगा। अब इसी बात को मैं ऊपर लिख के समझा रहा हूँ। इनको लिखना चाहूँ मैं तो -1 कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब इनको अलग अलग भी कर सकता हूँ। -1 को अलग कर दूँ, इसको भी अलग कर दूँ, तो कुछ बात बन सकती है। तो बेटा एक चैप्टर होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, आपके लेवल में नहीं है, उसमें इसका थोड़ा सा जिक्र होता है। जैसे मैंने लिख दिया, तो अगर -1 अंडर रूट में लिखा जाए तो इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है, काल्पनिक नंबर है, यानी कोई ना कोई इसका मान होता होगा लेकिन हम नहीं जान सकते क्या होगा, इसीलिए इसको काल्पनिक नंबर के नाम से बोल दिया गया और इसको आई से डिनोट किया गया, यानी आयोटा इसको बोला गया। अब इनको लिखना चाहेंगे तो जो लिखा गया था -4 अंडर रूट करके, अब इस बात को बड़े सावधानी पूर्वक लिख सकते हैं 2i। तो बेटा अब इनको हम यहाँ पे नहीं डिनोट कर पाएंगे, तो इसकी बात आगे करेंगे। तो ये काल्पनिक संख्याएं हो जाती हैं। बात समझ में आ गई कि काल्पनिक संख्याओं को हम इस पे नहीं डिनोट कर सकते हैं, जिसको डिनोट कर सकते हैं, जिसको दर्शा सकते हैं, वे सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। तो लिख लो जरा। हाँ लिखिए स्टार मार के। संख्या रेखा हाँ लाई चाहे। संख्या रेखा एक काल्पनिक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है जिस पर -अनंत से लेकर, जिस पर -अनंत से लेकर +अनंत तक कोई भी मान लिखा जा सकता है। ठीक, क्लियर। अब इसको कॉपी कर लें। चलिए मैं हटाऊं इसको। अच्छा बेटा जरा एक बात आप लोग देखिए इस पर, ये जो वैल्यू लिखी गई है अगर इसको ठीक से देखा जाए तो ये क्या लिखी गई है, ये लिखा गया है -1 2/3 5.5 √3 -4 अंडर रूट समथिंग करके। तो इनको अगर ठीक से देखा जाए तो इनमें जो एक संख्या दिख रही है वो पूर्णांक के रूप में भी है, पॉजिटिव पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, ऋणात्मक भी है, पॉइंट में भी है, रूट में भी है। तो यहाँ से एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन के आ जाता है। जरा उसको स्टार मार्क लिखिए। हाँ लिखिए बेटा आप लोग लिखते जाएं क्योंकि कुछ बच्चे लाइव भी देख रहे होंगे, है ना। तो आप लोग लिखते जाएं, उनको भी लिखने का मौका दें। चलिए लिखिए। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों रूपों में पाई जाती हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों रूपों में पाई जाती हैं। लिख लिया बेटा, ठीक। अब यानी रियल नंबर इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो एक और आपके मतलब एक नौटंकी और शुरू हो गई आप लोगों की यहाँ पे कि सर अभी तो समझ में आ गया कि वास्तविक संख्या क्या है, संख्या रेखा क्या है। अब ऐसा नई बीमारी कौन सी शुरू हो गई। तो देखो बेटू, परिमेय
ये क्या होती है बेटा? वे सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके या लिख सकते हों, लेकिन q इज नॉट इक्वल 0। मतलब बेटा कि वे सभी संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सके अथवा भिन्न के रूप में हों। बेटा p/q का मतलब इसको अंश पढ़ा जाता है हिंदी में, इसको हर पढ़ा जाता है। तो किसी को भी अगर अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके तो उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, लेकिन q इज नॉट इक्वल 0, अर्थात जो डिवाइडेड की वैल्यू है हर है वो शून्य ना हो। अच्छा क्यों ना हो? देखो जरा, क्योंकि एक रूल होता है बेटा कि अगर हम एनी नंबर ऊपर लिख दें और नीचे लिख दें बेटू 0, तो आने वाली वैल्यू हो जाती है अनंत, अपरिभाषित। जब किसी का हर शून्य हो जाएगा आने वाला मान अपरिभाषित हो जाएगा, अर्थात किसी की हम परिभाषा ही ना दे सकें, अर्थात हम जिसकी परिभाषा ही नहीं दे पाएंगे उसको बेटा परिमेय अपरिमेय कैसे बोल देंगे, राइट। यानी इसलिए किसी का हर शून्य हो जाए तो मान उसका अपरिभाषित हो जाता है, और जब मान ही अपरिभाषित हो गया तो आप उसको नाम कैसे दे सकते हैं। इसीलिए लिखा जाता है कि q की वैल्यू शून्य ना हो। जैसे हमने 6/0 लिख दिया तो मान आ गया अनंत। यही रीजन होता है, यही वजह होती है कि डिवाइडेड की वैल्यू शून्य ना हो। अच्छा अब इसका उल्टा करके देख लो, या पूछो इससे कि भैया q की वैल्यू शून्य तो नहीं थी लेकिन p की वैल्यू शून्य ना हो, कुछ कहा नहीं आपने, रीजन है। अगर 0 ऊपर लिख दिया जाए बेटा और एनी नंबर नीचे लिख दिया जाए तो आने वाला मान शून्य हो जाता है। और शून्य तो डिफाइंड है, शून्य परिभाषित है। जैसे मैंने लिख दिया 0/5 तो आने वाली वैल्यू हो गई 0। तो यानी ऊपर की वैल्यू, अंश की वैल्यू अगर शून्य भी हो जाए, मतलब लाइए दीदी, तो अगर ऊपर की वैल्यू शून्य भी हो जाए तो आने वाला मान शून्य हो जाता है। अर्थात ऊपर की वैल्यू यानी अंश शून्य हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको लिख लिया। अब ये बात आपके जो बुक्स में नहीं लिखी होती है वो बात क्लियर हो गई कि सर डिवाइडेड की वैल्यू 0 क्यों ना हो। हल्का सा चलिए आपको हम ले चलते हैं रामानुजम जी के पास, और एक प्रोफेसर थे उनके हार्डी सुलजी। इसका मतलब क्या है वो समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ था। कहानी लंबी है, बस इतना बता देते हैं कि हार्डी सुलजी इंग्लैंड के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। ये रामानुजम की बात, समय की बात है, और रामानुजम काफ़ी छोटे थे। तो रामानुजम जी एक अपनी खुद की मैथमेटिक्स वो लिखते थे, लेख लिखते थे। तो उनकी एक लेख प्रकाशित हुई, तो इंग्लैंड के प्रोफेसर ने उसको पढ़ा और रामानुजम जी को इंग्लैंड बुला लिया और अपने विद्यालय में उनको शिक्षा के लिए बुलाया था, उनको पढ़ाने के लिए बुलाया था, और उनको स्कॉलरशिप मिलती थी उस समय। तो हार्डी सुलजी पढ़ा रहे थे क्लास में, तो उन्होंने ही बोला था कि अगर कभी किसी का अंश और हर का मान समान हो जाए, मतलब 5/5 बराबर 1, 6/6 इक्वल 1, 10/10 इक्वल 1, तो उनका कहना था कि अगर कभी भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स की वैल्यू इक्वल हो, अर्थात अंश और हर का मान सेम हो, तो आने वाला मान जो होगा वो पक्का है 1 होगा। तो उसी क्लास में रामानुजम जी बैठे थे, तो उन्होंने बोला इसका मतलब सर 0/0 कर दें तो भी 1 आएगा। हार्डी सुलजी जो समय काफ़ी विख्यात से पूरे वर्ल्ड में उनका नाम था, उसी समय बेचारे सन्नाटे में चले गए और उनको लगा कि मेरी बेइज्जती हो गई। रामानुजम जी डर की वजह से 4-5 दिन विद्यालय नहीं गए थे और लग गए कि आखिर इसका मान है क्या। वास्तव में उनको भी मान नहीं पता था, बट प्रोफेसर जब ये बात बोल रहे थे कि 5/5 इक्वल 1,
6/6 = 1, 10/10 = 1। मतलब उन्होंने कहा कि अंश और हर का मान अगर सेम हो तो आने वाला मान 1 होगा। तो उस बात पर पूछा था रामानुजम जी ने कि सर 0/0 इसका मतलब 1 हो सकता है क्या? बशर्ते बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था अपने आप में। 4-5 दिन तक रामानुजम जी परेशान थे, हार्डी सुलजी भी परेशान थे। फिर बाद में रामानुजम जी ने ही बताया कि इसका कोई ऐसा मान है जो हमारे दिमाग से परे है, और उन्होंने ही उसका मान अनंत बताया। अनंत की परिभाषा लगभग सबसे पहले उन्होंने ही दी है। और उनकी जो मैथमेटिक्स की बुक्स है आपके एमएससी वगैरह में मिलती है, रामानुजम थ्योरम, तो पूरा इनफाइनाइट ही उस पर डिपेंडेंट है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में ही उनकी पूरी थ्योरी है। तो बस आप इतना जान लो कि बहुत ही महान गणितज्ञ थे, वो इंडियन थे, तो उन्होंने ही इनफाइनाइट के बारे में कुछ कहा था, राइट। उतना डीपली नहीं जाएंगे हम। चलिए कॉपी कर लीजिए, राइट। तो अब लिखिए जरा वे सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q का मान 0 ना हो, एक परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 3/2 परिमेय संख्या है, 5/9 परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्या है। अब आपके दिमाग में सवाल होना चाहिए कि सर 6 तो इसके नीचे कुछ है ही नहीं, कैसे परिमेय हो गई? हाँ बेटा, किसी का हर एक माना जा सकता है और मानने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसकी शक्ल p/q के रूप में दिख गई, जिसमें p 6 जैसा काम कर रहा है और q जो है 1 जैसा काम कर रहा है। यानी यह एक परिमेय संख्या बन गई जिसका अंश 6 और हर 1 हो गया। और साथ ही साथ इसने एक नियम भी दे दिया। क्या दिया नियम, वो लिखें जरा। अच्छा 6 तो एक प्राकृतिक संख्या थी ना भैया, तो लिखो जरा स्टार मार के। सभी प्राकृतिक संख्याएं एक परिमेय संख्या है, जबकि सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। हो गया। चलिए ये बात हो गई मेरे प्यारे बच्चे परिमेय की। अब आप लोग परिमेय पहचान पाएंगे। इस पे अच्छा क्वेश्चन आता है, बताऊंगा भी जब क्वेश्चन अभी पेपर साल पर आऊँगा, तो स्टेप बाय स्टेप उसका जिक्र होता जाएगा। बशर्ते जब ये सब नाम सुने होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि परिमेय है क्या, अपरिमेय क्या है। ठीक है, चलिए अब लिखिए अपरिमेय संख्या। जस्ट इसका उल्टा होता है बेटा, यानी वे सभी संख्याएं, देखिए वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके। बेटा p/q बोलो, a/b बोलो, c/d बोलो, का/खा बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये a/b या p/q बोलने का केवल इतना ही मतलब होता है कि भिन्न के रूप में लिखी गई हैं, बस, और कुछ भी नहीं। तो वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब प्यारे बच्चों, ये बात q की वैल्यू 0 ना हो, p की वैल्यू 0 ना हो, यहाँ पर आगे कुछ कहा ही नहीं जा सकता, मतलब कोई कंडीशन दी ही नहीं जा सकती। क्यों बेटा? क्योंकि जिसको p/q के रूप में लिख ही नहीं पाओगे तो आगे किसी की वैल्यू 0 हो ना हो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपको मोटा मोटा समझना है मेरे प्यारे बच्चों। आपके एग्जाम में जो बात पूछी जाती है, पहचानने की बात आती है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, और क्वेश्चन बनता है कि कोई दो परिमेय संख्या दे दिया जाएगा, उनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, या फिर इनके बीच में कौन सी परिमेय संख्या यहाँ पर नहीं है, वो सब होगा तो बात बताऊंगा। तो बेटू जितनी भी संख्याएं करणी में दिखेंगी, जितनी भी संख्याएं
करणी में दिखें, अर्थात करणी को हल करने के बाद भी वो करणी के रूप में दिखें, तो ये सभी की सभी क्या कहलाएंगे बेटा? अपरिमेय। तो आप एग्जाम्पल में लिख लें। तो सीधा सीधा फंडा है कि जितने भी इस तरीके से दिखेंगे रूट्स में, और ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही दिखें, लो ऐसे भी हो गया बेटा। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा जाता तो वहाँ 2 बोला जाता है। जैसे यहाँ 3 का वर्गमूल, इसको बोला जाएगा 5 का घनमूल। तो अगर कुछ भी नहीं लिखा गया है तो वहाँ पे 2 एग्ज्यूम किया जाएगा। आपको जब मैं घातांक और करणियाँ बताऊँगा तो इसका पूरा पूरा जिक्र है, वो आगे की टॉपिक है। तो इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। चलिए हो गया। जरा स्टार मार के मोटी मोटी बातें लिखें जो लिखना है, हो गया। यानी सीधा सीधा बेटा कि वे सभी संख्याएं जो करणी में होंगी, रूट्स में होंगी, घात के रूप में होंगी, जैसे 5 पे हमने लिख दिया 1/3, तो ये सिंप्लीफिकेट होके हल होके अगर पामर इस पे 1 आ जाता तो परिमेय हो जाती। लेकिन अगर किसी को हल करो और उसका पामर भिन्न के रूप में हो जाए तो भी मेरे प्यारे बच्चों वह अपरिमेय होगी। तो पहचानेंगे अभी जब मेरी शीट चालू होगी तो बड़े आसानी से उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए जरा प्रॉपर्टी लिख लीजिए। प्रॉपर्टी तो यार परिमेय अपरिमेय की बहुत ज़्यादा है, बट आपके एग्जाम में जो आते हैं बेसिकली उसी पे चर्चा होगी, बाकी जब शीट चालू करेंगे तो होती जाएगी। लिखिए जरा। परिमेय संख्याओं को सीमित दशमलव संख्या जैसे 5/2। बेटा 5/2 को अगर काटा जाएगा तो बेसिकली कितना हो जाएगा? ये 2.5। तो 2.5 के बाद कुछ आगे नहीं है, बात फिक्स है। तो इसीलिए बोल दिया गया कि परिमेय संख्या को सीमित दशमलव संख्या जैसे कि ये, और आवर्त दशमलव संख्या जैसे 10/3 कर दिया गया, 3.33। ये 333 कहाँ तक गया है इसको बता पाना इम्पॉसिबल है। इसी को बोल दिया जाता है आवर्त, यानी इसकी आवृत्ति हो रही बार बार आ रहा है, तो इसी को बोल दिया जाता है आवर्त दशमलव संख्या। बट लिखा इसको ऐसे जाएगा 3.3 पे इस तरीके से। तो ये तो दशमलव हो गया, ये हो गया आवर्त दशमलव। या फिर इसी को इस तरीके से लिख दिया जाता है, इसको बार पढ़ दिया जाता है। तो आपके एग्जाम में आता है 3 पॉइंट दिस पे बार का p/q रूप है, तो बताऊंगा आगे। तो यानी जो परिमेय संख्या थी सीमित दशमलव संख्या के रूप में और आवर्त दशमलव संख्या यानी असीमित दशमलव संख्या दोनों के रूप में पाई जाती है। क्लियर हो गया? चलिए लिख लिया। अब स्टार मार के लिखें, स्टार मार के लिखिए। अपरिमेय संख्याएं सीमित दशमलव संख्या और आवर्त दशमलव संख्या दोनों के रूप में नहीं पाई जाती। अच्छा बेटा क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि जब उसको p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते तो आगे पॉइंट में आना ना आना कुछ नहीं कहा जा सकता। तो चलिए आगे की क्लास हम लोग करते हैं, बशर्ते फर्स्ट डे था तो आराम से चीज़ों को रीड करेंगे। आप लोग नए स्टूडेंट हैं तो थोड़ा, क्योंकि यार क्लासें लंबी होती हैं मेरी, बट आपका फर्स्ट डे है तो इसलिए आराम से देखेंगे और इस पर रिवाइज करके कल आएंगे आप लोग। हम इस पर कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस पेपर का, ठीक है। चलिए बाय।